नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे आज एक बार फिर से आपके लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो संवैधानिक एक्ट के संदर्भ में हमारी क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने 1909-1919 के एक्ट के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़े उससे पहले जिन्होंने ये क्लास पहली बार देख रहे जो ये क्लास वो 1919 का एक्ट जरूर देख ले, क्योंकि वहां के कुछ प्रावधान जो थे वो यहाँ पे बदल दिए गए। तो इस क्लास को समझने में थोड़ी सी आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए ही तैयारी की जा रही है इस मैटर के लिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम कहता क्या है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो 1919 के एक्ट के बाद में आया। पहली चीज तो इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के मुख्य विशेषता यदि संदर्भ में पूछा जाए हमारे वर्तमान भारतीय संविधान के, तो वर्तमान हमारा जो भारतीय संविधान बना हुआ है उस वर्तमान भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत यदि है तो वो है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है। पहली चीज तो याद रखनी है कि वर्तमान जो संविधान है हमारा, वर्तमान भारतीय संविधान, इस वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत यदि किसी को माना जाए तो मुख्य स्रोत किसे माना जाएगा, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम को। पहली चीज। अब मुख्य स्रोत मानने का कारण क्या है, तो मुख्य स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो अनुच्छेद थे उस समय की संख्या की बात की जाए, अनुच्छेद या फिर धाराएं, उन अनुच्छेद या धाराओं की संख्या दी हुई है 321। ठीक है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद है हमारे, उस हिस्से में जो 1935 का उसमें कितने दिए थे 321। और जो अनुसूचियों की संख्या है, अनुसूचियां जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार कितनी थी 10, और भाग की संख्या जो है वो कितनी है आपकी 14। इसी के कारण से इसको क्या मान दिया गया, मुख्य स्रोत माना, क्योंकि बहुत सारा अंश जो है वो हमने यहीं से लिया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जो हमारा वर्तमान भारतीय संविधान बना है उसको हमने ग्रहण किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, उन प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर से देख लो कि भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत किसे मानेंगे हम, 1935 के भारत शासन अधिनियम को। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, धाराओं की संख्या 321, अनुसूचियों की संख्या तो 10 और भाग की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 14 हो जाएगी। बात करते हैं इसके प्रावधानों की, तो प्रावधानों के अंदर जो पहला प्रावधान आपको याद रखना है, जो 1919 का हमने एक्ट पढ़ा था, उस 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्विवेदी शासन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई। तो यहाँ पे जो प्रांतों में द्विवेदी शासन था, प्रांतों में जो द्विवेदी शासन था, प्रांतों में द्विवेदी शासन को इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्विवेदी शासन को 1935 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। ये पहला प्रावधान। अब प्रांतों में द्विवेदी शासन समाप्त किया तो ये जो द्विवेदी शासन है इसकी शुरुआत कहां की गई, केंद्र में। केंद्र में क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। प्रांतों में द्विवेदी शासन समाप्त किया और केंद्र में द्विवेदी शासन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा बात करते हैं, इसी के साथ में जो प्रांतों में जैसे द्विवेदी शासन समाप्त किया तो प्रांतों में क्या की गई, स्वायत्त शासन की शुरुआत की गई। स्वायत्त शासन की स्थापना के दो या शुरुआत के दो, स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। स्वायत्त शासन की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जैसे ही स्वायत्त शासन की स्थापना की तो केंद्र के अंदर जो है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था, उत्तरदायी सरकार बनना। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा केंद्र के लिए। आगे बात करें 14 प्रावधान, तो जैसे उत्तरदायी सरकार की बात आती है तो यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा संघात्मक सरकार का प्रावधान किया गया था। संघात्मक सरकार का क्या किया है, प्रावधान किया गया था। संघात्मक सरकार का प्रावधान 1935 के एक्ट में प्रांतों में द्विवेदी शासन समाप्त हुआ, केंद्र में द्विवेदी शासन की शुरुआत की गई, प्रांतों में स्वायत्त शासन की क्या की, शुरुआत की और स्वायत्त शासन के लिए उत्तरदायी सरकार का प्रावधान और उत्तरदायी सरकार में संघात्मक सरकार की इन्होंने क्या की, स्थापना की गई थी। अब चलते हैं इसके अगले प्रावधान की ओर। तो पांचवा आपको याद रखना है, जैसे ही इन्होंने प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की तो
इन्होंने क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन किया था। क्या किया, शक्तियों का विभाजन। देखो प्रश्न पूछा जाएगा शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन जो है वो कितनी सूचियों के माध्यम से किया गया, तो आपको याद रखना 3 सूचियां। कितनी सूचियां थी उस समय, 3 सूचियां थी। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है, ये जो 3 सूचियां वो कौन कौन सी है, हम बात करते हैं पहली सूची, दूसरी सूची और एक यहाँ पर तीसरी सूची। तो जो पहली सूची बनाई इन्होंने बनाई संघ सूची। शक्तियों के विभाजन में पहली सूची क्या आ गई हमारी, संघ सूची। दूसरी सूची आपकी राज्य सूची, कौन सी, राज्य सूची। तीसरी सूची आ जाएगी आपके पास में समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची। इन शक्तियों का विभाजन किया और इन 3 सूचियों में इन शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो संघ सूची के अंदर 1935 के एक्ट में कितने विषय रखे गए, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची के अंदर कितने विषय सम्मिलित थे। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको मूल संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ, लागू किया गया, उस समय इसके अंदर कितने विषय थे। और पूछा जाए कि वर्तमान में इन सूचियों के अंदर कितने विषय रखे गए, ये तीनों फैक्टर आपको याद रहने चाहिए। तो देख लेते कि जो संघ सूची है आपकी, जो आपकी राज्य सूची है और जो समवर्ती सूची के अंदर 1935 के एक्ट में जो है वो विषय की संख्या पूछे तो 1935 में संघ सूची के अंदर कितने विषय थे, 59 विषय थे। कितने विषय थे, 59, 59। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंदर कितने थे, 54 विषय थे। कितने विषय थे, 54। और जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय, तो समवर्ती सूची में आपको याद रखना है 36 विषय थे। कितने थे, 36। ये तो थी 1935 के एक्ट के तहत संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। आपसे पूछा जाए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कितने विषय थे, तो संविधान लागू हुआ उस समय संघ सूची के अंदर कितने विषय थे, 66 विषय थे। कितने थे, 66। राज्य सूची की बात की जाए तो कितने, 97 संघ सूची में। राज्य सूची की बात की जाए तो 66 आएंगे और जो समवर्ती सूची उसके अंदर 47 विषय थे। क्लियर हुआ। अब जैसे ही वर्तमान संविधान के अंदर संघ सूची में विषयों की संख्या पूछता है तो आपको याद रखना वर्तमान में कितने विषय, 100। और यहाँ 66 से 5 कम कर दिए गए और यहाँ पे बन गए 61 और 5 यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे बन गए 52 विषय। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राज्य सूची के 5 विषय निकालकर कहां डाल दिए गए थे, समवर्ती सूची में। इससे समवर्ती सूची में 47 की जगह 52 और 66 की जगह 61 विषय वर्तमान में है। यह तो था आपका शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के माध्यम से, 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 1935 के एक्ट के द्वारा 59 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ तो 57 थे, वर्तमान में कितने, 100। आपसे पूछा जाए राज्य सूची के अंदर, तो राज्य सूची में 54 थे 1935 के एक्ट के द्वारा। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय यदि बात की जाए तो 66 आ जाएंगे और वर्तमान में विषय की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 61 विषय। समवर्ती सूची की बात आती है तो समवर्ती सूची में जब हमारा 1935 का एक्ट है उसमें 36 विषय थे। उसके बाद जो संविधान लागू हुआ उसके अंदर 47 थे और वर्तमान संविधान में विषय की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 52 विषय। अब बात आती है कि संघ सूची में विषय कौन कौन से थे, राज्य सूची में कौन से विषय थे और समवर्ती सूची में किन विषयों को हम रखते हैं। तो आपको फैक्ट के रूप में एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं। जो ये संघ सूची है, इस संघ सूची के अंदर आपके जो रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित जितने भी विषय हैं, विदेशी मामले आदि से संबंधित जो विषय आते हैं वो किस सूची में आएंगे, संघ सूची। कहने का मतलब सीधा सीधा अधिकार किसका होगा, यहाँ पे केंद्र सरकार का। संघ सूची विषय में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास में। तो रक्षा है, विदेशी मामले आदि जो केंद्र के अधीन है वो किस सूची में आएंगे, संघ सूची में। आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची के अंदर, तो राज्य सूची के अंदर आपकी बात की जाए तो जो हमारा पुलिस व्यवस्था है, जो हमारी स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार है, इनसे संबंधित जो विषय हैं जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य की सरकार को होता है वो राज्य सूची के अंदर आते हैं। बात करते हैं इस समवर्ती सूची में कौन से विषय आएंगे, तो समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो इस समवर्ती सूची की बात की जाए तो जो शिक्षा है हमारा, जो हमारा आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन से संबंधित जो विषय है वो कौन सी सूची में आ गया, आपके समवर्ती सूची में आ गया। अब प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा विषय जो इनमें भी नहीं है, तो क्या ऐसे कोई विषय है, तो हाँ बिल्कुल,
जो विषय इन संघ सूची में, जो राज्य सूची में और संवर्ती सूची में नहीं है, उन विषयों को नाम दिया गया अवशिष्ट सूची के अंदर डाला गया। उन विषयों को कौन सी सूची में डाला? अवशिष्ट सूची के अंदर। तो देखिए ये जो अवशिष्ट सूचियां हैं, हम बात करें अवशिष्ट सूचियां, तो इस अवशिष्ट सूचियों के संबंध में बात की जाए तो अवशिष्ट सूची के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार था वो इस 1935 के एक्ट के द्वारा किसको प्राप्त था? तो वायसराय। इसको वायसराय कह दो या गवर्नर कह दो, 1935 के एक्ट में, ठीक है, वायसराय या गवर्नर को इस अवशिष्ट सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें हम, इस अवशिष्ट सूची के संदर्भ में वर्तमान में कानून का निर्माण किसके पास में? वर्तमान में कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया हमारे संसद को। संसद के का मतलब क्या हुआ? संघ सूची और संघ सरकार के संदर्भ में। अब ये जो वर्तमान में इस अवशिष्ट सूचियों का जो उल्लेख है, जहां पे संविधान द्वारा संसद के द्वारा कानून बनाते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया? प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि 1935 के एक्ट के द्वारा जो अवशिष्ट सूचियां है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके? तो वायसराय या गवर्नर के पास में। क्लियर? लेकिन जो वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में ये अधिकार किसको दिए गए? संसद को। संसद को किसके, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो आपको याद रखना 248 अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद 248। देखो 2 का डबल 4 का डबल, ठीक है, 2 2 की 4 और 4 2 की 8, इस तरह से याद रख सकते हो कि अवशिष्ट सूची के संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार संसद को है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। तो ये बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहे और इसको नोट डाउन करते चलिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रावधानों की ओर कि अगले प्रावधान क्या क्या है। देखिए वापस से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी, और प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, और इसके लिए उन्होंने संघात्मक सरकार का क्या किया गया था? प्रावधान किया था, और शक्तियों का विभाजन किया और शक्तियों को 3 सूचियों के बारे में बांट दिया गया। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची। संघ सूची में 1935 के द्वारा 59 विषय थे, संविधान लागू हुआ उसमें 57 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय थे। राज्य सूची के अंदर जो 1935 का एक्ट उसके द्वारा 54 विषय, संविधान लागू हुआ उसमें 66 विषय और वर्तमान में 61 विषय। और संवर्ती सूची के अंदर जो है 1935 के एक्ट के द्वारा 36 विषय थे, संविधान लागू हुआ उसमें 47 विषय और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने विषय हैं? 52 विषय। संघ सूची के अंदर विषय कौन कौन से आएंगे? तो रक्षा, विदेशी मामले जो कि केंद्र के अधीन होते हैं। राज्य सूची के अंदर विषय की बात की जाए तो जो पुलिस है, जो हमारी स्थानीय सरकार है आदि, जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची में। और संवर्ती सूची की बात की जाए तो संवर्ती सूची में शिक्षा, आर्थिक नियोजन आदि से संबंधित जितने विषय जिसमें संघ और केंद्र संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं वो आ जाएगी संवर्ती सूची में। इनके अलावा जो विषय वो कौन से आपके अवशिष्ट सूची में संबंधित, और अवशिष्ट सूची से संबंधित 1935 की बात की जाए तो 1935 में कानून बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय या गवर्नर को। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो अवशिष्ट सूचियों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसके पास में? संसद के पास में। और संसद को यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। ये था आपके प्रावधानों की बात। देखते हैं अगला प्रावधान क्या है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही 1937 का प्रांतीय चुनाव हुए थे। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए वो किस एक्ट के तहत हुए थे? 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसी 1937 के अंदर क्या की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए ये जो संघीय न्यायालय है, इस संघीय न्यायालय के अंदर जो स्थापना की उस समय 1+6, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश था वो आपका कौन था? तो याद रखना सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर इसके मुख्य न्यायाधीश थे जब संघीय न्यायालय की स्थापना। और ये जो 6 अन्य न्यायाधीश थे, 6 कौन थे? अन्य न्यायाधीश। ये जो 6 अन्य न्यायाधीश थे, इन 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश कैसे थे? तो भारतीय थे। 2 न्यायाधीश कौन से? भारतीय। भारतीयों का नाम आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना, एक का नाम था एमआर जेकब, एमआर जेकब, जस्टिस एमआर जेकब, और दूसरा जस्टिस एमएस सुल्तान, एमएस सुल्तान। 2 भारतीय न्यायाधीश थे इस संघीय न्यायालय के जब स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय की क्षेत्राधिकार की बात की जाए कि संघीय न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, कि इनके क्षेत्राधिकार क्या क्या दिए गए, तो आपको याद रखना, एक दिया था इनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा आपको याद रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार।
क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। और तीसरा आपको याद रखना है परामर्शदात्री, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये 3 क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को प्राप्त थे। क्लियर हुआ यहाँ तक कि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए वो 1935 के एक्ट के तहत हुए थे। 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस वेयर। और जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उन 6 अन्य न्यायाधीश के अंदर 2 कौन थे? तो हमारे भारतीय थे। उन भारतीय न्यायाधीश के नाम जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। और इस संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए थे, एक प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस एक्ट के तहत? 1935 के। तो याद रखना आपको आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना है वो कौन से एक्ट के तहत? तो 1935 के एक्ट के तहत हुई थी। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे इन्होंने आरबीआई की स्थापना का प्रावधान बनाया तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1935 का जो एक्ट था उस समय हमारे पास में 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर जो है वो विधानमंडल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? विधानसभा के गठन की। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इस 11 ब्रिटिश प्रांत में किसका गठन था? विधानसभा का, विधानसभा। लेकिन 6 जो प्रांत है, इन 6 प्रांत के अंदर जो है वो क्या था? हमारा विधानमंडल था। 6 प्रांतों में क्या था? विधान। जो 11 है उसमें विधानसभा था, लेकिन 11 में से 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें क्या था? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या हुआ? विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी। विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे। अब ये 6 प्रांत है कौन कौन से? तो 6 प्रांतों के नाम आपको याद रखने। एक है असम, दूसरा याद रखना है बंगाल, तीसरा याद रखना है बंबई, फिर याद रखना आपको बिहार, असम, बंगाल, बंबई, बिहार। एक याद रखना आपको संयुक्त प्रांत और एक है मद्रास। इसके अंदर जो है वो क्या थे? आपके विधानमंडल। और वर्तमान में जो विधान परिषद है, विधान परिषद की बात की जाए जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया वर्तमान संविधान के अंदर, ये भी आपको पता होगा। ये तो था अगला प्रावधान। इसके आगे क्या किया गया? इसके आगे इन्होंने किया कि जो बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया। बर्मा को भारत से क्या किया? अलग कर दिया। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया। और अलग करने के बाद 2 प्रांत बनाए। 2 प्रांत बनाए कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए। 2 नए प्रांत बनाए। ये आपको याद रखना है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया, 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? तो इसके अलावा आपको याद रखना है अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ के गठन का प्रावधान, अखिल भारतीय महासंघ के गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। ये थे सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान। देखिए क्या था? आरबीआई की स्थापना, 11 ब्रिटिश प्रांतों में से जो है विधानसभा का गठन था, उसमें से 6 प्रांत के अंदर विधानमंडल था और विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। 6 प्रांत कौन कौन से? तो असम, बंगाल, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत और मद्रास। इसके बाद इन्होंने बर्मा को भारत से अलग कर दिया और अलग करने के बाद 2 नए प्रांत बनाए, उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा और सिंध बनाने के बाद में अगला प्रावधान पूछे तो अखिल भारतीय महासंघ के गठन का प्रावधान। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसे संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। संवैधानिक निरंकुशता, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। अब इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने तर्क और कथन दिए। आपको वो कथन याद रखना है। पहले कथन की बात करें हम तो पहला कथन है बिना ब्रेक वाली इंजन रहित
गाड़ी, बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी जो है वो 1935 के एक्ट को किसने कहा? तो याद रखना आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। दूसरा, इन्होंने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र कह दो या फिर दासता का अधिकार पत्र कह दो, दोनों एक ही बात है। गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का अधिकार पत्र भी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रावधान है वो किसके लिए थे? तो अंग्रेजों के लिए, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ नहीं था, तो सारे के सारे जो प्रावधान है वो उस समय अंग्रेजों के लिए थे। अगला प्रावधान याद रखना आपको, इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा गला, पूर्णतः सड़ा गला व मूल रूप से बुरा बताया, मूल रूप से बुरा कहा। किसने कहा? याद रखना आपको, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत देश के दो टुकड़े हो जाए और भारत और पाकिस्तान दो पृथक राष्ट्र बन जाए। ये तो उनकी शुरुआत से ही मांग थी। अगला एक कथन याद रखना आपको, इसको अंदर से खोखला कहा था, अंदर से खोखला बताया। क्यों? 1935 के एक्ट को अंदर से खोखले की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो ये जो एक्ट है अंदर से खोखला कहा गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस एक्ट को क्या कहा गया? अंदर से खोखला कहा गया। तो ये थे आपकी 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में जितने भी प्रावधान कहे, जितने भी कथन कहे, क्या क्या इस एक्ट के तहत विशेषता बताई गई, प्रावधान किए गए। तो देखो, 1935 के एक्ट को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछेगा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस एक्ट को कहते? तो 1935 के एक्ट को कहते हैं। बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी और दासता का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1935 के एक्ट को पूर्ण रूप से सड़ा गला और मूल रूप से बुरा कहा। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये 1935 का एक्ट जो है वो अंदर से खोखला है, ऐसी बात किसने कही? तो मदन मोहन मालवीय ने। ये थे आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के आज की क्लास। इसको हम 2 मिनट के अंदर वापस से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी जो है नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको देखो और साथ में सोचो कि हमने क्या पढ़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें। देखिए, जो 1935 का एक्ट था, इस 1935 के एक्ट का जो मुख्य स्रोत है हमारा जो वर्तमान भारतीय संविधान, इस वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों है? क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल धारा या अनुच्छेद पूछे तो उनकी संख्या कितनी थी हमारे पास में? 321। अनुसूची की संख्या पूछी जाए तो 10 और भाग की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी हमारे पास में? 14 थी। इसी कारण से इसको मुख्य स्रोत माना, क्योंकि अधिकांश जो वर्तमान में भारतीय संविधान है उसके जो स्रोत है हमने 1935 के अधिनियम से क्या कर लिए? ग्रहण कर लिया। उसके बाद आती है तो 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वितीय शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वितीय शासन की शुरुआत कर दी। प्रांतों में द्वितीय शासन का समाप्त हुआ तो प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापना की और स्वायत्त शासन की स्थापना करने के बाद शक्तियों का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। शक्तियों का विभाजन करने के बाद में हमने शक्तियों को विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो 1935 के एक्ट के अंदर 59 विषय थे और राज्य सूची में कितने थे? 56 विषय थे और उसके अंदर 54 थे और इसमें कितने थे? संवर्ती सूची में तो 36 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ उस समय जो बात की जाए तो संघीय सूची के अंदर 66 विषय थे और राज्य सूची के अंदर 61 विषय थे और संवर्ती सूची में कितने थे आपके पास में? 47 विषय। और वर्तमान के समय की बात की जाए तो कितने याद रखेंगे? 100 है, 97 थे तो 97 से कितने हो गए? 100 हो गए। 66 से 61 5 कम हो गए और 47 से 5 ज्यादा हो गए, कितना आ जाएंगे? 52 आ जाएंगे। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य सूची के विषय जो है 5 निकाल कर कहां डाल दिए गए थे? संवर्ती सूची में डाल दिए। इनके अलावा जितने भी विषय थे उन विषयों को किसमें डाल दिया गया? अवशिष्ट सूची के विषय के रूप में। अवशिष्ट सूची के विषय के रूप में जो है वो कानून बनाने का अधिकार उस समय किसके पास में था? तो वायसराय या गवर्नर के पास में था। और वर्तमान संविधान की बात की जाए तो वर्तमान में यह अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। और संसद को यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 248, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, डबल रजिस्टर 248। इसके बाद एक प्रावधान आप यहाँ पे नोट कर लेना, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। एक यहाँ पे नोट कर लो, भारत परिषद का अंत कर दिया। भारत परिषद का अंत, भारत परिषद का अंत जो है वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1935 में। और भारत परिषद की शुरुआत आपसे पूछ दे तो 1858 का भारत शासन अधिनियम याद रख लेना।
ठीक है। इसके बाद हमने बात की तो 1937 का प्रांतीय चुनाव जो है वो इस एक्ट के तहत हुआ था और 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश के अंदर सर मॉरिस ग्वेयर थे और जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उसमें 2 भारतीय थे, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। और इस संघीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार के रूप में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शित यात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। उसके बाद हम बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना की गई थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में क्या था, विधानसभा का गठन, लेकिन 6 में क्या था, विधानमंडल। विधानमंडल कहाँ कहाँ था, असम के अंदर, बंगाल के अंदर, बंबई में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में और आपसे पूछा जाए लास्ट को मद्रास के अंदर था। और जो बर्मा को भारत से अलग किया और 2 नए प्रांत बनाए, कौन कौन से, उड़ीसा और सिंध, 2 नए प्रांत बनाए थे। आरबीआई की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। संघात्मक सरकार की स्थापना का उद्देश्य था और इसे क्या बता दिया गया था, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत बताया। इसके बाद कथन की बात आपसे पूछे तो कथन एक बार फिर से देख लीजिए। बिना ब्रेक की इंजन रहित गाड़ी और अपने क्या कहते हैं, दास्ता का अधिकार पत्र और क्या कहते हैं, गुलामी का, वो किसने कहा था कथन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आता है इसको पूर्ण रूप से सड़ा गला का, पूर्णतः, और क्या था, मूल रूप से ये बुरा। मूल रूप से बुरा किसने बताया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया। और अंदर से खोखले की संख्या 1935 के एक्ट को किसने दी थी, तो मदन मोहन मालवीय ने दी थी। ये थी हमारी आज की क्लास 1935 के भारत शासन अधिनियम की सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर दे दी गई है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पूरी पॉलिटिकल पढ़ेंगे। जब तक कोशिश रहेगी आपकी पॉलिटिकल की क्लास आएगी डेली टू डेली, ठीक है। और वीडियो कैसे लगे कमेंट अवश्य करें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पसंद करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इतना ही, क्योंकि आज की क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आज के लिए इतना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।